इसके कोर्ट इसके साथ ही स्थायी समिति की संपन्न बैठक 13/11/2023 पहली बैठक, 28/2/2024 दूसरी बैठक, 29/6/2024 तीसरी बैठक, 24/7/2024 चौथी बैठक और 4/7/2024 5 बैठकों में छावनी स्थित, छावनी उस इलाके का नाम है, छावनी स्थित पेट्रोल पंप को जो संजय जायसवाल के भाई का पेट्रोल पंप है, इन्हीं का पेट्रोल पंप है, इनके पिताजी के समय का है, इनके भाई के नाम पर है। सुनिए क्या लिखा हुआ है। छावनी स्थित पेट्रोल पंप को ईंधन के अत्यधिक बिल एवं भ्रष्टाचार को देखते हुए पेट्रोल पंप बदलने का निर्णय लिया गया था और साथ ही ये तय किया गया था कि 15 अगस्त के बाद समिति के निर्णय के बाद जो भी वहां पर पेट्रोल बिका है उस सब के भुगतान पर पूर्णतः रोक लगाया जाए। ऐसा इसलिए किया गया कि वहां नगर निगम के सफाई की गाड़ियों के बिल के नाम पर 5 करोड़ रुपया मंथ वाइज आपको ये जारी कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपया 5,86,67,033 रुपए का इन्होंने भुगतान उस पेट्रोल पंप को नगर निगम ने किया है और स्थायी कमेटी के 5 बैठकों में ये पाया गया कि ये ज्यादातर भुगतान फर्जी है, गलत है, ज्यादा बढ़ा कर लिया जा रहा है। स्थायी कमेटी के अभी की महापौर गरिमा सिकारिया ने नगर आयुक्त को लिखा कि भाई 5 बैठक पर निर्णय हो गया कि इस पेट्रोल पंप से हम लोग को तेल नहीं लेना है, इसका भुगतान 15 अगस्त से बंद कर दिया जाए। उसके बावजूद ये अफसरों पर दबाव बनाकर नगर के अधिकारियों के साथ मिलकर सारा जो वहां नगर निगम का सरकारी गाड़ी है, जो सरकारी तेल की खरीद होती है, वो इसी पेट्रोल पंप से कराते हैं और 10 लीटर तेल बिकता है, 20 लीटर का वाउचर बनाता है। ये पेट्रोल चोर फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है, कहा हमको कि हिंद महासागर में जाएगा, हिंद महासागर में जाओ या लाल सागर में जाओ, मेरा नाम प्रशांत महासागर है, इसमें डूबोगे तो कहीं पता नहीं चलेगा कहां जाओगे। और इनको अंतिम बार कह रहे हैं, आज इतने पर इनको छोड़ रहे हैं, पेट्रोल चोर हो, तुम्हारी औकात इतनी है, इतने पर रहो, अपने से ऊंचा उछलने की कोशिश मत करो। भाषा का विषय का ज्ञान नहीं है, ना शकल ना सूरत, अब बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। बात करता है बाप दादा के, आपके पिताजी बहुत बड़े सज्जन व्यक्ति थे, मदन जायसवाल जी का बहुत इज्जत है, आपकी इज्जत कुछ नहीं है। आप भाजपा छोड़कर भाग गए थे, राजद पे चुनाव लड़ा, 5,500 वोट आया, सुधीर शर्मा जी बैठे हैं, ये कहानी बताएंगे, हैं? सुन लीजिए, मदन जायसवाल जी बड़े व्यक्ति थे और ये आदमी पेट्रोल का वाउचर चोरी करने वाला हम पर उंगली उठाएगा। हिंद महासागर में जाओ डूब लो, और अभी आए थे अमित शाह जी, उनको पेपर दे दो, ईडी सीबीआई का छापा डलवा देना, हमको पकड़ लेना, यही खड़े हैं, कहा है ना कि हमको जेल भिजवाएंगे। 7 जन्म लगेगा ना तो प्रशांत किशोर का हाथ नहीं पकड़ पाओगे, जेल भिजवाना तो बहुत बड़ी बात है। तो भैया तेल का चोरी करते हो, इतने पर रहो, इससे ज्यादा चोरी करने का औकात भी तुम्हारा नहीं है। अब बाकी जो देखिए बड़ा बड़ा औकात वाला है, कैसे 100 करोड़ रुपया लूटा, तुम तो पेट्रोल का फर्जी वाउचर बनाते हो। तो भैया यही काम करो, इतने पर रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जायसवाल जी पर मैं चाहूंगा ये 2 मिनट, सुधीर जी उनके पुराने कोलीग हैं मदन जायसवाल जी के, इनसे जरा भी सुन लीजिए। आपने तो सारी बातें बताई दिया, लेकिन सच बात यह है कि व्यक्ति मदन जायसवाल जी, जैसा प्रशांत जी ने कहा, फाउंडर थे और बड़े आदमी थे, हम लोगों के साथ पदाधिकारी थे। वो आदमी जोर देकर एक अदना विधायक के टिकट के लिए उनको भाजपा छोड़वा दिया, राजद में लेकर चला गया बेइज्जत करके।
और वहां जब चुनाव लड़ा, जिसकी जमानत जब्त हो गई, 6000 वोट आया, फिर राजद का जिला अध्यक्ष बनता है। राजद का इंस्ट्रूमेंटल उस समय का जो तथाकथित जंगल राज था, उस जंगल राज में कारनामों में शामिल होता है। और उसके बाद फिर बाद में जब वहां लगा कि सफलता नहीं मिलेगी, तो भाजपा में मदन जायसवाल जी किसी प्रकार आए और इसी भाग दौड़ में उनकी मृत्यु हो गई। इस शोक में, इस कपूत के कारण मदन जायसवाल जी दुनिया से चले गए। और आज फिर किसी कारण से सांसद बन जाने से कोई नेता नहीं होता है। और बीजेपी का दुर्भाग्य है, जो संजय जायसवाल जैसा आदमी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना, वो अनडेवलप्ड बच्चा के जैसा आज भी चेहरा बनाया रखता है, जैसे विकलांग बच्चे जैसे होते हैं, लेरुआ बच्चा समझते हैं ना, लाज जिसका गिरते रहता है, उसी प्रकार का इसका अपीयरेंस है। और यह व्यक्ति प्रशांत किशोर के खिलाफ क्या लड़ाई लड़े? प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल बात कहा है और तुम्हारे ऊपर बिल्कुल जो है सो जो आरोप लगाया है वह बिल्कुल सही आरोप है। तो अब इस विषय को गंदी भाषा का जो इस्तेमाल कर रहा है, तो प्रशांत किशोर बनने में संजय जायसवाल को अगला जन्म लेना होगा। बाद के जन्म की मैं बात नहीं करता हूं। और इनके गुरु घंटाल लोग प्रशांत किशोर के सामने नहीं टिकते हैं, तो संजय जायसवाल क्या टिकेंगे? ये तो भाजपा के दुर्भाग्यपूर्ण नेतृत्वकर्ता उपज है। ऐसी स्थिति में भाजपा का अध्यक्ष हो जाए। आज भी बेतिया से लेकर कैमूर तक सब जिला का नाम नहीं बता सकता है। मैं दावा करता हूं, अगर एक बार मैं बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो इसलिए संजय जायसवाल अपनी सीमा में रहे, अपनी औकात में रहे और ज्यादा फड़फड़ाए नहीं। और प्रशांत किशोर के बारे में बेबुनियाद बात कहने से आपका कोई व्यक्तित्व ऊंचा नहीं होगा, बल्कि बहुत ही आप जिस औकात में उसी औकात में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बस कंक्लूड कर लें, क्योंकि बोले हैं कि मेरा जन्म बक्सर में हुआ है। आदमी को ये भी नहीं पता है मेरा जन्म बक्सर में नहीं हुआ है, रोहतास में हुआ है, करगहर में हुआ है, वो भी उसको नहीं मालूम है। जिस हिंद महासागर की बात कर रहा है, तो भैया हिंद महासागर को डूबो, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, तमिलनाडु जाएगा। भाई आपकी सरकार है बिहार में, और लोग मानते हैं कि भैया नरेंद्र मोदी का नारा है कि न खाएंगे न खाने देंगे। आप इतने बड़े नेता हैं, आपके पास सबूत मिल गया है, तो पत्रकारों को काहे दे रहे हो? कल अमित शाह आए थे, उन्हीं को दे देते सबूत। आज हमको ईडी सीबीआई से छापा करके पकड़वा लो, पता चल जाएगा कि किसके पास कितना पैसा है। तो ये फालतू की बात है। ये हमारी गलती है कि इन पर बोलकर वो कीचड़ में कंकड़ फेंकिएगा तो अपना ही शरीर गंदा होगा। तो मैं अब कैमरे पे ये भी मान लिया कि हमारी गलती हो गई कि ऐसे तेल चोर से हमने बात कर दी। देखिए, हम ऐसे बात करते नहीं हैं। हम बेतिया में 3 साल पहले पैदल चले, लोगों ने उस समय कहा हमने छोड़ो यार क्या इस पर बोलेंगे। लेकिन जब दिलीप जायसवाल पर बात हो रही थी तो बीच में आदमी उछल कर आ गया, और यही फेसबुक पर टीका टिप्पणी करते थे। तो नीतीश कुमार ने इसको अध्यक्ष से हटवाया था, भाजपा के अध्यक्ष से नीतीश जी ने हटवाया था। फेसबुक पर लिखता था जदयू को तोड़ देंगे, सरकार बना लेंगे, सोचता था मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यही है ना भाई, 60 किलोग्राम वजन है, 80 किलोग्राम में जाकर लड़ोगे तो मार देंगे लोग, मुंह हाथ टूट जाएगा। तो जिस वर्ग में हो उसी वर्ग में लड़ाई लड़ो तो अच्छा लगेगा। बाकी आपके जो बड़े यहाँ नेता हैं, आपके दिलीप जायसवाल जी हैं, मूर्छित होकर गिरे हुए हैं, उनको उठाइए। जो मंगल पांडे जी हैं उनको बताइए कि बता दें कि 2 करोड़ 12 लाख कहाँ से लाए हैं पैसा। जो हेलीकॉप्टर वाला नेता है सर्वदलीय अशोक चौधरी, ये बता दें कि 200 करोड़ रुपया का संपत्ति खरीदा है कि नहीं खरीदा है। और सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो बता दें कि भैया हर 2 वर्ष में तुम अपना नाम काहे बदलते हो भाई। सम्राट कुमार मौर्य हुए, मर्डर का इल्जाम लगा तो नाम बदल के राकेश कुमार कर लिए। राकेश कुमार नाम हुआ, उसमें फिर पकड़े गए तो बदल के सम्राट राकेश कुमार और सम्राट चौधरी कर लिया। और फिर राकेश कुमार को गायब कर दिया, अब सम्राट चौधरी है। तो ये सबसे बड़ी जो बात है, ये सारे लोग राजद के लोग हैं। आप ध्यान से देखिए, वो चाहे दिलीप जायसवाल हो, वो चाहे संजय जायसवाल हो, या फिर अशोक चौधरी हो, ये भाजपा के लोग नहीं हैं। भाजपा में बाद में आए हैं।
ये सब ओरिजिनल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो मैंने पिछली बार कहा था कि आज की भाजपा कैलाशपति मिश्रा की भाजपा नहीं है, ये गोविंदाचार्य वाली भाजपा नहीं है, ये ताराकांत झा की भाजपा नहीं है, ये जिन लोगों ने पसीना बहाकर भाजपा बनाया उसकी भाजपा नहीं है। तो जितने लोग एनडीए को वोट दे रहे हैं बिहार में, भाई देख लो, ये सब रंगा सियार है, ये सब राजद का गुंडा बदमाश लुटेरा है जो आज भाजपा में बैठ के अपना चाल चरित्र चेहरा सुधारने की कोशिश कर रहा है। और भाजपा का दोष ये है कि ऐसे ही लोगों को रखकर सामने ये कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, पूरा बिहार को लूट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आधार को डॉक्यूमेंट मान लिया जाए, तो फिर कहां मामला बनता है? भाई राहुल गांधी बिहार के लिए नहीं कहें, वो राहुल गांधी ने कल जो मामला उठाया है वो कर्नाटक का मामला है, वो बिहार का मामला नहीं है। और हम लोग बिहार के चुनाव को देख रहे हैं, हम लोग बिहार को देख रहे हैं। ये प्रयास है कि मोदी जी आए तो राहुल गांधी को गाली दे, राहुल गांधी आए मोदी जी को गाली दे, बिहार की बात कोई न करे। आप बताइए, मोदी जी 5 बार आए, एक बार भी बताया कि बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है? क्या बताया कि बिहार में एक गांव जवनिया गंगा के गोद में समाहित हो गया? क्या आपने कोई बयान मोदी जी से सुना? मोदी जी से नहीं सुने तो आप राहुल गांधी से भी नहीं सुने। मोदी जी आकर राहुल गांधी को गरिया रहे हैं, राहुल गांधी आकर मोदी को गाली दे रहे हैं। भाई उससे बिहार के लोगों का क्या लेना देना है? तुम्हारी लड़ाई दिल्ली की है, उसको तुम बिहार में क्यों लेकर आ रहे हो? बिहार का लड़का तो जब दिल्ली जाता है मजदूरी करने और वहां के लोग उसको अपमानित करते हैं, मारते हैं, तो ना मोदी बोलते हैं ना राहुल गांधी बोलते हैं। जब बॉम्बे में बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को मारा गया, तो एक मारने वाला राज ठाकरे टुटपुंजिया वहां का नेता है, लंपन एलिमेंट है, वो भाजपा का सहयोगी है, और दूसरा उद्धव ठाकरे वो महागठबंधन के सहयोगी है। उस पर किसी ने बोला? तो हम लोग बिहार को विषयांतर नहीं होने देना चाहते हैं। और इसका असर ये है कि जब स्वराज ने पेंशन का मुद्दा उठाया तो आज 1100 पेंशन मिलने लगा। कुछ लोग कह रहा है कि तेजस्वी यादव के कहने पर हुआ। तो भाई तेजस्वी यादव तो बीच में 3 वर्ष थे, डिप्टी सीएम थे ना तेजस्वी यादव, काहे नहीं 400 से बढ़ा के 410 कर दिया? ये जन स्वराज की ताकत है, लोगों की ताकत है, एक नए विकल्प की ताकत है कि वृद्धों का पेंशन जो 20 बरस 400 से बढ़कर 410 नहीं हुआ, वो आज 1100 हो गया। आशा वर्कर 2 बरस से यहां संघर्ष कर रही थी, कुछ नहीं हुआ, उनका मानदेय बढ़ गया। आंगनवाड़ी वर्कर उनका सैलरी बढ़ गया, रसोईया की सैलरी बढ़ गई। महिलाओं को 10,000 रुपया झूठा ही देने के लिए जो 2 लाख रुपए का वादा किया, सबसे पहले मुद्दा किसने उठाया? 2 बरस तक किसी के काम पर जू नहीं रहेगा। ये जन स्वराज के साथियों ने घर घर जाकर 1 करोड़ लोगों से जब हस्ताक्षर कराया, तो आज सरकार कह रही है कि उसमें 10,000 रुपया का पहला किस्त जारी करेंगे। वो भी नहीं करेगा, वोट के समय बेवकूफ बनाने के लिए लोगों से फार्म भरवा रहा है। ये जन स्वराज की ताकत है कि 2015 में जो युवाओं के लिए वादा किया गया था कि अनएम्प्लॉयड यूथ को कम से कम 1,000 रुपया दिया जाएगा, 2 दिन पहले अभी उसकी घोषणा हुई है। लेकिन ये घोषणा सरकार नहीं कर रही है, सरकार में बैठे हुए 4 अफसर कर रहे हैं। इसका प्रमाण देखिए कि नीतीश कुमार ने अपने 15 अगस्त के भाषण में जो यहां पर जीविका के लिए जो घोषणा की, उस पर अफसरों ने कहा कि नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग था, वो गलती से मतलब नीतीश जी के मुंह से निकल गया था। तो नीतीश जी को पता ही नहीं है, जो भ्रष्ट अफसर है वो चाहता है किसी तरह ये व्यवस्था बनी रहे ताकि लूट का दौर जो अभी चल रहा है ये आगे भी चलता रहे। यही लोग हर दिन एक नई घोषणा कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कि भाई करेंगे नहीं करेंगे, किसी तरह जनता को बेवकूफ बनाकर वोट ले लो, उसके बाद नेता को देखा जाएगा। हम लोग तो अफसर हैं, हम लोग लूटेंगे ही। इसलिए मेरे भाई, जनता इस बार संभल गई है, वो जान रही है कि तिजोरी का चाबी, इस तिजोरी को इसलिए खोला गया है ताकि जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लिया जा सके। जब गलती से भी जनता ने इनको वोट दे दिया तो जितने भ्रष्ट हैं, मैं अराजक की बात नहीं कर रहा हूं, ये चारों नेताओं की बात जो हुई, ये सब
एनडीए के नेता हैं, जदयू भाजपा के नेता हैं, ये लोग अफसरों के साथ मिलकर लूट मचाए हुए हैं। बिहार में आज जितना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार जीवन में कभी नहीं किसी ने देखा था। और अगर निचले स्तर पर इतना भ्रष्टाचार लोगों को देखना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपर तक तो पैसा पहुंच रहा है। पेंशन तो मिल नहीं रहा है। जो घोषणा हुई है, कम से कम सरकार, मैंने तो पहले कहा कि घोषणा तो अफसर कर रहे हैं, इस डेस्परेशन में कर रहे हैं किसी तरह सरकार बच जाए कि हमारा सल्तनत चलता रहे। रुको भाई, अरे नहीं पहुंच रहा है ये तो मालूम है, लेकिन ये जो बात है कि क्या इसको जांच लिया जाए कि क्या राजद के कहने पर या उनके दबाव में हुआ है। तो भाई राजद पिछले 10 वर्षों में 3 बरस तो तेजस्वी यादव खुद ही डिप्टी सीएम थे। तो अगर उनको वृद्धों के, विकलांगों के, विधवाओं के पेंशन की चिंता थी, तो जब वो डिप्टी सीएम थे तो 400 से बढ़ाकर 450 क्यों नहीं किया? आज क्यों ध्यान में आ रहा है? ये पेंशन की बात अगर आप गंभीरता से समझना चाहते हैं, बिहार में इसकी चर्चा ही सबसे पहले प्रशांत किशोर ने की है। और हम झूठ नहीं बोलते हैं इन बातों पर। हम जब यहाँ 2015 में थे तो हमें इसकी जानकारी नहीं थी। जब मैं पदयात्रा में गया, मुझे ये सामने दिखा, तब मैंने ये बात कहनी शुरू की। हमको जो नहीं मालूम है हम पहले कहते नहीं मालूम है। 2015 में हमने बहुत घोषणा कराई, लेकिन पेंशन की बात हमने नहीं की थी, क्योंकि प्रशांत किशोर को नहीं मालूम था कि नीचे 400 रुपये पेंशन मिलता है और इससे इतनी लोगों की परेशानी है। जब पदयात्रा में हम चले, लोगों की परेशानी समझ में आई, तब से हर भाषण में 3 बरस से चिल्ला रहे हैं कि भाई 400 का पेंशन बढ़ना चाहिए। मैंने जो कहा कि अशोक चौधरी ने पिछले 2-3 वर्षों में करीब करीब 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। उस प्रॉपर्टी के खरीदने वालों में एक ऐसे ट्रस्ट का नाम है जिसका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। मैंने जो कहा आप सुने नहीं, किशोर कुणाल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उनकी पत्नी उस ट्रस्ट की ट्रेजरर है और जियालाल आर्या उस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जो यहाँ के बहुत ईमानदार ब्यूरोक्रेट रहे। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि उस ट्रस्ट के नाम पर इतना सैकड़ों करोड़ का जो प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा है, तो इन माननीय लोगों को, अनीता जी को, जियालाल आर्या जी को ये बताना चाहिए कि भाई हम लोग का अशोक चौधरी से कोई लेना देना नहीं है। ये पैसा ट्रस्ट में कहाँ से आया है, मानव वैभव विकास न्यास में कहाँ से पैसा आया है, उनको बता देना चाहिए, ताकि उनकी जो छवि है उससे अशोक चौधरी को न जोड़ा जाए। अशोक चौधरी कैसे बेनामी संपत्ति खरीदते हैं उसका तो मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल दिया कि अपने पीए के नाम पर जमीन खरीदा, फिर पीए से अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर कराया, पैसा नहीं दिया। जब इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा तो 4 बरस के बाद खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये तो पूरा आपको प्रमाण दिया है कि अशोक चौधरी पर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये 200 करोड़ रुपए का नामी बेनामी प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदा है। उसमें जब जांच के क्रम में जो पेपर आए, उसमें इस ट्रस्ट का नाम बड़े पैमाने पर दिख रहा है। तो हम उनसे आग्रह ये कर रहे हैं कि आप तो इस समाज के ईमानदार लोग हैं, ईमानदार समझे जाने वाले लोग हैं। अगर आपका नाम, जैसे अशोक चौधरी की पत्नी का भी नाम उसी में है और ट्रस्ट का भी नाम उसी में है और ज्वाइंट डीड हुआ है, तो ट्रस्ट को ये क्लियर कर देना चाहिए कि भाई हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इल्जाम अशोक चौधरी पर है। ट्रस्ट को सूचिता के हिसाब से ये मोरालिटी है कि न्यास के लोग, चूंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, उनको ये क्लियर कर देना चाहिए कि हम लोग का इनसे कोई लेना देना नहीं है। उसका मैंने एक कॉन्टेक्चुअल बात भी बताई कि ये सब कुछ शुरू हुआ है जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हुई है। मैंने डेट बताया, सगाई हुआ और सगाई के बाद हर 10 दिन पर 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का संपत्ति आप खरीद रहे हैं। तो या तो ट्रस्ट के पास बहुत पहले से सैकड़ों करोड़ रुपए थे जिसका वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उनको अचानक से कहीं से इतना पैसा मिल रहा है। ये ट्रस्ट के लोगों को बताना चाहिए। ना कोर्ट में, जनता के कोर्ट में है। हमने पहले कहा हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। जनता के हित में जो जानकारी हम लोग के पास आती है, हमारे पास बोरा भर के कागज रखा हुआ है और हम इस पर पढ़ना नहीं चाहते। हम इस पर पढ़ना नहीं चाहते। आपने पिछली बार पूछा था तो हमने कहा था ये फुलझड़ी है, अब देखिए पटाखा।
नीतीश कुमार का मंत्री 200 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी यहां खरीद रहा है। देखिए पटाखा की यहां का डिप्टी सीएम मर्डर का एक्यूज है, जेल काट के आया है, फर्जी डिग्री लगाया, वो तो छोड़िए मैट्रिक पासे नहीं किया है। देखिए तमाशा कि भाई एनडीए का मंत्री तेल चोरी कर रहा है, फर्जी वाउचर लगा रहा है। तो ये आपको बता रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मंत्री के पास हमारे पास कागज नहीं है, सबके लिए शिकायत है। लेकिन बिहार सरकार में जो 4 सबसे भ्रष्ट नेताओं की चर्चा है, उन 4 नेताओं के बारे में आपको बता रहे हैं। मैंने पहले कहा है कि राजद और तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। कल मैंने भी एक वीडियो देखा है और आपके माध्यम से इस बात को अच्छा हुआ आपने उठाया। मेरे भाई, कलम हम लोग के लिए सरस्वती है। हर बच्चे के लिए हम लोग सरस्वती के पैर के नीचे अपना कलम और किताब रखते हैं कि हम लोग को कुछ ज्ञान होगा। जीवन में पहली बार मैंने देखा कि कोई नेता कलम को ऐसे फेंक रहा है जैसे लग रहा है कि वो फूल फेंक रहा हो, कोई टॉफी फेंक रहा है। ये सीधे मां सरस्वती का अपमान है। अरे भाई, तुम तो पढ़े नहीं, कम से कम दूसरों मां सरस्वती का अपमान मत करो। लेकिन इनको समझ तो होगी नहीं। अगर कलम का सम्मान ही करने आता तो 9वां फेल रहते। लेकिन मैंने क्या कहा, ये सब अपना बूढ़ा शेर अब कलम के का लालच दे रहा है। ये हैं तो कट्टा वाले नेता ही। तो कलम का उपयोग क्या है, कलम का सम्मान क्या है, कलम की गरिमा क्या है, वो तो उसको समझ है नहीं। अपना खड़ा होकर कलम फेंक रहा है ऐसे। कलम को फेंक, हम लोग पेपर गिरता था तो हम लोग उसको उठा के आदमी प्रणाम करता है। बच्चों में अभी भी आदत है, गिरा हुआ पेपर रास्ते में मिलता है, आदमी उसको उठाकर सर पर लगाता है, सरस्वती को प्रणाम करता है। और ये आदमी कलम रोड पर फेंक रहा है, तो ये दिखाता है कि ये लोग किस सोच के, किस विचार के लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, सिर्फ सरस्वती का वरदान ही नहीं है। राजद पर बोलने की क्या जरूरत है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि राजद का कैरेक्टर क्या है, राजद में किस तरह के लोग हैं। सब जानता है कि ये लोग चोरी, बदमाशी, भ्रष्टाचार, अपहरण, रंगदारी, कट्टाबाजी, जमीन कब्जा, यही ये सब करता है। उन पर आरोप लगा, उनको जेल हुई, वो आज चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो सत्ता से हटा दिए गए। लेकिन भाई, जो लोग सत्ता में बैठा है वो इसलिए तो नहीं बच सकते हैं कि राजद वाले बहुत खराब है। तुम तो भाई उनसे भी ज्यादा खराब हो। मेरे भाई, ऐसा है, आप ही लोग कहते हैं मोदी इतने शक्तिशाली लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। कुछ लोगों ने कहा अमित शाह बहुत देश के सबसे मजबूत गृह मंत्री हैं, वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा लंबे समय से हैं। तो आप, सीमा का सुरक्षा किसके हाथ में है? आपके हाथ में तो नहीं है, हमारे हाथ में भी नहीं है। सीमा के सुरक्षा, घुसपैठियों का आना और नहीं आना केंद्र सरकार के हाथ में है। बीएसएफ किसके हाथ में है? गृह मंत्री के अधीन है। तो 15 साल से सरकार किसकी है? तो पहले ये बताएं कि ये शरणार्थी 15 वर्ष पहले आया था कि अभी आया है? अगर अभी आया है तो सीधा दोष लगेगा भैया अमित शाह पर, मोदी पर और नीतीश कुमार पर। और अगर पहले आया था तो 15 साल से तुम कर क्या रहे हो? तुम तो रोज कह रहे हो, हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हो कि सारे शरणार्थियों को, रोहिंग्या को मार के भगा देंगे। तो 15 साल से भगाए क्यों नहीं?